आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी यहाँ पर, और पत्रकार से सवाल नहीं होने चाहिए। मलूक नागर जी, मलूक, प्रस्तावना आने की पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था। जब बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया था संविधान, अंगीकृत और स्वीकृत किया गया था, उस समय नहीं था देश वैसा। बाद में जब संशोधन कर दिया गया तभी हो गया ऐसा। कैसी बातें करते हैं मनोज काका जी आप? एक सेकंड सर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी के सवाल का जवाब देने के लिए और न ही किसी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में 2 दिवसीय चर्चा का आयोजन किया गया था। इस दौरान विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। तो वहीं पीएम मोदी ने इस चर्चा के दौरान संविधान को लेकर कांग्रेस सरकार व अपनी सरकार का अधिकार सामने रखा और इस बीच उन्होंने नेहरू व गांधी परिवार पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि इस परिवार ने हर स्तर पर संविधान को चुनौती दी है और कांग्रेस को याद दिलाया कि कांग्रेस ने 6 दशकों में 75 बार संविधान में बदलाव किया है। और इसी के साथ पीएम मोदी ने लोकसभा के पटल में 11 संकल्प भी रखे, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी एंकर चित्रा त्रिपाठी द्वारा सपा प्रवक्ता मनोज काका से पीएम मोदी के दिए स्पीच को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनकी तिलमिलाहट स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और इस बीच चित्रा त्रिपाठी को सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं, पर वहीं चित्रा त्रिपाठी ने उन्हें करारा जवाब दिया, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। मनोज काका जी, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के कल के भाषण को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि संविधान के नाम पर उसका यह कहना है कि जो झूठा नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़ा गया था उसको तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है और विधानसभा के रिजल्ट इसकी गवाही दे रहे हैं। मनोज काका जी, कल प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, आपको क्यों लग रहा है कि वो जुमला है? 1 घंटे 50 मिनट का उनका लंबा चौड़ा भाषण था और संविधान के तमाम सवालों को लेकर जो आप लोगों की ओर से पूछे जा रहे थे उसका उन्होंने जवाब दिया। संविधान के किसी भी बुनियादी सवालों का नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि संविधान के प्रस्तावना में सभी को ये बहुत साफ लिखा। अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं प्रस्तावना पढ़ दूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके जहां विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और तथा उपासना की स्वतंत्रता हो तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो, इन सबको और देश के समस्त नागरिकों में बंधुता बढ़ाने वाली भावना को हम अंगीकृत करते हुए 26 जनवरी 1949 को संविधान अंगीकृत और आत्मार्पित किए। लेकिन प्रधानमंत्री के किसी भी भावना में प्रधानमंत्री जी, संविधान के किन अनुच्छेद में लिखा गया है कि चंडीगढ़ में आप लोकतंत्र का गला घोट देंगे? संविधान तो लोकतंत्र को और कितना मजबूत हो, लोकतंत्र हमारा और कितना गहरा हो। हाँ। जो दुष्यंत कुमार ने कहा है कि वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, उसके माथे पर उसके पास कोई संविधान है, तो संविधान को हाथी पर रख के चलाने से नहीं होगा, बल्कि संविधान के अनुच्छेदों को और सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले। संविधान की जो मूल भावना है उसके पंथ निरपेक्षता की है, तो पंथ निरपेक्षता कहां मोदी जी? उसको संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस पार्टी के मुंह लगा है। और जिस प्रस्तावना का जिक्र आप कर रहे हैं इतना लंबा चौड़ा, उसमें भी तो बुनियादी फेरबदल हुए ना मनोज काका जी? जी बताइए। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि फिर बदल हुए तो वो लागू हुआ कि संविधान पंथ निरपेक्षता की बात और उसके बंधुता बढ़ाने वाली भावना वो पहले से अभी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज करा है। हाँ। जिस बात का आप समर्थन कर रही हैं, तो क्या यह माना जाए कि पहले जो संविधान में अनुच्छेद थे और आज बढ़कर के अनुच्छेद ज्यादा हो गए हैं तो उसको नहीं? अरे आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, ठीक है, मैंने जो कहा है आपको बता दिया। बाबा साहब आम्बेडकर के जिस संविधान की आप बात करते हैं, एक सेकंड सर सुनिए, इधर इतना गोलमोल जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बस सवाल था, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के जिस संविधान को आप लोग लेकर चलते हैं और बाद में जो संशोधन किया गया, अरे महाराज मनोज काका जी प्लीज, है ना, आप मेरे मानने से क्या होगा? जनता क्या मानती है उस पर रहते हैं ना, जनता क्या मानती है उसके, जनता क्या मानती है ये भी। एक सेकंड प्लीज मनोज जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी यहाँ पर, और पत्रकार से सवाल नहीं होने चाहिए। मलूक नागर जी, पंथ निरपेक्षता की वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। प्रस्तावना आने की पहले पंथ निरपेक्ष नहीं था। जब बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया था संविधान, अंगीकृत और स्वीकृत किया गया था, उस समय नहीं था देश वैसा। बाद में जब संशोधन कर दिया गया तभी हो गया ऐसा। कैसी बातें करते हैं मनोज काका जी आप? बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की अगर बात हो रही तो उसी पर रहते हैं ना, उसी पर रहते हैं, ठीक है। मलूक नागर जी, आपसे लड़ने के लिए नहीं बुलाया महाराज, मुझसे नहीं, प्रेम शुक्ला जी से लड़िए, ठीक है। बोलिए मलूक नागर जी, बोलिए। अरे बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बात हो रही है यहाँ पर, बाद में संशोधन हुआ उसकी बात नहीं हुई। प्लीज सर एक सेकंड, मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी एक सेकंड सर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मलूक नागर जी जवाब दीजिए आप। मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी के सवाल का जवाब देने के लिए और न ही किसी का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। मलूक नागर जी सवाल पूछ लो, चढ़ जाते हैं लोग, पता नहीं क्या, आप मत चढ़िएगा मलूक नागर जी। हाँ,
कौन सा संशोधन कर दिया बीजेपी की सरकार ने जिसको लेकर इतने सारे सवाल हैं? देखिए चित्रा, संशोधन बीजेपी की सरकार ने सिर्फ सिद्धांत में नहीं करा, व्यवहार में करा। मैंने बताया तो आपको चंडीगढ़ में क्या किया गया। जिस संविधान में लोकतंत्र में प्रस्तावित हो कि एक व्यक्ति के वोट से भी हार जीत होती है, वहां संभल में लोकतंत्र में मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और संभल में क्या किया गया? कुंदरकी में लोगों के सर पर बंदूक रखी गई। जिस भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह से लेकर के और राजस्थान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बयान दिया हो कि हमें ज्यादा वो चाहिए कि हम आरक्षण खत्म करना चाहेंगे, तो आरक्षण खत्म करना चाहेंगे यानी आप समता का भाव, प्रतिष्ठा और अवसर की समता खत्म करना चाहेंगे। और जो बात हो रही थी खत्म होने की बात लल्लू सिंह ने थोड़ी ना कही थी, संविधान में संशोधन की बात कही थी मनोज काका जी। सुन लीजिए, थोड़ा समय दीजिए। नहीं, आप पूरा समय ले लीजिए, लेकिन बयानों को गलत तरीके से कोट करना तो ठीक नहीं है ना। वो चुनाव हार भी चुके हैं, वो इस बयान की वजह से चुनाव हार चुके हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा ऐसा बयान नहीं दिया था उन्होंने। हार ही जाएंगे। हाँ, ऐसा बयान, ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि वो कितने बड़े नायक थे। सावरकर इस देश में कौन नहीं जानता कि फिरंगियों से माफीनामा लिया और माफीनामे के सहारे अपना जीवन जिए। कौन नहीं जानता कि नाथूराम गोडसे किसके विचारधारा से प्रभावित था और पूज्य गांधी की हत्या कर दिया। और बहादुर शाह जफर के दो बेटों का शव काट के उनके सामने प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी में कौन संघी है जिसके बेटों का सर कलम हुआ आजादी के लिए? मैं सवाल पूछता हूं, पूछिए ना संघियों से कि कौन है जिसने देश में 52 साल तक तिरंगे न फहराया, जिसने तिरंगे को भी कहा कि ये 3 रंग ठीक नहीं है। वैसे लोगों से ये देश वो कहते हैं कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। संगीत रागी जी वो संघ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 2 लाइन में जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। तो नाम कहां से आएगा? 2 लाइन में जल्दी से रागी साहब। कई बार देखते होंगे कि आईटीओ पर अवस्था में कई लोग कपड़ा फाड़ते रहता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उसके दुश्मन भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो एक दुनिया का कितना बड़ा है कि भारत के लिए राष्ट्रभक्त। ठीक है सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मनोज काका जी, चलते चलते आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे पास सत्ता पक्ष के अगर 3 चेहरे थे तो विपक्षी दलों के 4 चेहरे टीवी स्क्रीन पर थे। तो समता का भाव अगर एंकर को नहीं बताया जाए, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। कहां से आते हैं? खैर, इधर वीर सावरकर को लेकर मनोज काका ने तो काफी कुछ कहा, तो उधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी वीर सावरकर को लेकर संसद में बड़ी बात कही और उनका अपमान करने वालों को करारा जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार राहुल गांधी को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए जहां 11 वर्ष सावरकर बंद थे। आगे उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये कहा, सदन में मैंने आग्रह करूंगा एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें। ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है ये बताना बहुत जरूरी है। तो उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के इस बयान, तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। का पलटवार करते हुए कहा कि अतृप्त आत्माओं को तपस्या में भी वास नजर आती है। तपस्या शरीर की गर्मी का नहीं, आध्यात्मिक और बौद्धिक और चिंतन का विषय है। तो वहीं कांग्रेस में उनके सहयोगी दल लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि नतीजे उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो तो केवल ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि जब आपको संसद में 100 से अधिक सदस्य एक ही ईवीएम का उपयोग करके मिले हैं और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में मनाते हैं, तो आप कुछ महीनों के बाद यह नहीं कह सकते कि हमें ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव नतीजे वैसे नहीं हैं जैसे हम चाहते हैं। इस बीच रूबिका लियाकत ने भी यह वीडियो क्लिप शेयर किया और लिखा कि ईवीएम पर विपक्षी पार्टियों के नेता उमर अब्दुल्ला को ही सुन लेते तो भला होगा। उन्होंने आगे सवाल करते हुए लिखा कि जीते तो हम और हारे तो ईवीएम कब तक चलेगा। वैसे उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अभिषेक बनर्जी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। अगर ईवीएम रेंडमाइजेशन के समय काम ठीक से किया गया है और बूथ में काम करने वाले लोग मॉक पोल और गिनती के दौरान जांच करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन आरोपों में कोई दम है। इस बीच उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक
किया जा सकता है। सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता। हर ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।